नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा दुनिया भर से एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और आज भी हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर एस विंसेंट राजकुमार। ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है मेयो क्लिनिक में, अमेरिका में। लेकिन पहले शुरुआत कर रहे हैं कल शुरू होने वाली जेईई की परीक्षा से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों को अपने एग्जाम सेंटर में जाकर इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। आखिर ये कितना सुरक्षित है, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटने वाली है। राज्य सरकारों का रुख चाहे जो भी रहा हो, ऐसे में जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली है और इसमें करीब 8 लाख से भी ज्यादा छात्र एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं। वहीं नीट की परीक्षा भी होने वाली है जो कि मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट है और ये 13 सितंबर में जाकर के परीक्षा होने वाली है और 15 लाख कहा जा रहा है कि छात्र, उससे भी ज्यादा, करीब 16 लाख के करीब छात्र इसके लिए बैठने वाले हैं। यही नहीं, यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं और 30 सितंबर से कहा जा रहा है कि शुरू हो जाएंगी। और आपको बताएं कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम लिए भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने, माफ कीजिएगा, दिल्ली में ऐसी कई यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एग्जाम लिए भी हैं ऑनलाइन। अब फिजिकल एग्जाम भी लिए जाएंगे। इस सबके बीच सरकार कहती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम कुछ खास गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, 6 फुट की दूरी बनाकर रखेंगे। परीक्षा केंद्र पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, यानी कि उनका तापमान मापा जाएगा और अगर किसी को बुखार हुआ उसे अलग बिठाया जाएगा। कोरोना नेगेटिव होने का डिक्लेरेशन भी देना जरूरी माना जा रहा है। तो ये सब बातें हैं जो कि कहा जा रहा है कि ध्यान में रखी जाएगी, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होंगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रचना कुचेरिया जुड़ गई हैं जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन एपिडेमियोलॉजी हैं, फिजिशियन एंड फाउंडर भी हैं डॉक्जीनी टेलीमेडिसिन की। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर रचना, शुक्रिया आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी आपकी जानकारी आप अच्छी है, आप एक्सपर्ट हैं। ऐसे में छात्रों का एग्जाम सेंटर तक जाना, अगर ये सारी गाइडलाइंस इसके साथ अमल में लाई जाती हैं तो क्या रिस्क कम हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो पे इनवाइट करने का। तो साइंस को फोकस में रखते हुए, पब्लिक हेल्थ को फोकस में रखते हुए मैं आपके प्रश्नों का सबसे अच्छा उत्तर देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसमें वायरस, ये जो कोरोना है, जितना डेटा हमारे पास अभी आया है, हम सब काफी उसके जानकार हो गए हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है एग्जाम सेंटर्स और स्टूडेंट्स का एग्जाम देने का, मैं सोचती हूँ कि इसका एक पूरी तरह से होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें अब ओपन हो गई हैं, मार्केट्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं, तो उस तरह से एक जो लिफ्टिंग अप है रिस्ट्रिक्शंस का, वो तो आम सोसाइटी में दिख ही रहा है। तो उसी का एक एक्सटेंशन मैं समझती हूँ कि एग्जाम है बच्चों के लिए, उनको सारे अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जितने हैं कि मास्क पहने रहना, अपने हैंड सैनिटाइजर साथ रखना, हाथ धो के जाना, और जो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस निकाली हैं कि थोड़ा डिस्टेंसिंग रखेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, अगर किसी को है टेम्परेचर तो अलग से क्वारंटाइन करके भी उसको एग्जाम देने दिया जाएगा। ये सब मेरे हिसाब से बहुत वाजिब है, उचित है, और इसके साथ एग्जाम लेना मेरे हिसाब से ठीक है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, जो है मेंटल हेल्थ का, इस उम्र का खासकर, बाकी सब उम्र का भी है। तो एक हम लोग सब 6 महीने से, जिसे कहेंगे कि एक तरह का स्ट्रेस कहें, एक सस्टेन्ड स्ट्रेस है, माने कंटिन्यूअस स्ट्रेस रहा है इस पेंडेमिक की वजह से, क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, डेथ की वरी और सब, और अक्यूट स्ट्रेस भी अब इन लोगों का एग्जाम का भी है। तो वो भी मद्देनजर रखना है कि ये एज ग्रुप स्पेसिफिकली, स्पेशली इस तरह के स्ट्रेसेस भी हैं उनको। तो मेरे हिसाब से ये सब देखते हुए एक ठीक कदम है कि वो अपना एग्जाम ले लें और 1 साल वेट ना करें। उसमें फिर अगले साल लेने में और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, डबल लोड हो जाएगा। और मेडिसिन के तो मुझे जानकारी ये है ही कि 1 साल अगर बच्चे नहीं एंटर करते तो 4 या 5 साल बाद भी उसका इफेक्ट नजर आएगा, जहां जो इंटर्नशिप होती है, जो अस्पताल में जूनियर डॉक्टर होते हैं, उनकी फिर कमी हो जाती है। तो रामिफिकेशन बहुत सारे हैं।
जी। डॉक्टर, संक्षिप्त में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो छात्र जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम सेंटर में क्या सावधानियां बरतनी है, तो वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना, हो सकता है कुछ छात्र पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले या कोई और तरीके से पहुंचे, तो आप क्या सावधानियां बरतने के लिए कहेंगी उन्हें? हाँ, तो साइंस वही रहेगी। सावधानियां जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, अगर जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन कर सकते हैं, 3 या 4 या 6 फुट, अपने मास्क पहने रखें, अपने हाथ साफ रखें, कम चीजों को छूने वगैरह की कोशिश करें। अगर आपके साथ कोई पेरेंट जा रहा है तो रिक्वेस्ट कर लें कि आसपास अगर लोग हैं भी तो थोड़ा आपको उस चीज का बेनिफिट दे दें कि आप थोड़ा सुरक्षित या अकेले या थोड़ा गैप में खड़े हो सकें या बैठ सकें। आई थिंक सोसाइटी आपकी हेल्प करेगी। तो यही सब चीजें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई, और अगर कोई सिम्टम्स हों, कोई बुखार वगैरह जैसे सिम्टम्स हों, तो ये बता देना चाहिए अथॉरिटीज को। और फिर आई थिंक ये अगर 4-5 चीजें मद्देनजर रखें तो सेफ्टी के चांसेस हायर हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे कुछ सवाल हमारे दर्शक भी पूछना चाहेंगे, उनके जवाब जरूर दीजिएगा। तो छात्रों को यही सलाह रहेगी कि अब एग्जाम तो देना ही है, सावधानी के साथ दें, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही न बरतें। हमारे साथ हमारे खास मेहमान एक और न्यूज मेकर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस विंसेंट राजकुमार हैं। ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है मेयो क्लिनिक में, और पब्लिक हेल्थ पर भी इनकी खासी पकड़ है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विंसेंट, कोरोना का भारत में फैलाव और उसके असर को आप किस तरीके से आंकते हैं? Oh, absolutely. I mean, I've been following India closely because I was born in India. India is the country that gave me my medical career. I mean, I owe it to India. भारत के हालात पर काफी नजदीक से नजर है। मेरा जन्म यहीं हुआ था, मेडिकल करियर भी यहीं बना। मैं भारत का आभारी हूं। एक बात जो मुझे अखरती है वो ये कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे यहां लोग ज्यादा भीड़भाड़ वाले वातावरण में रहते हैं। मुंबई और दिल्ली से तुलना करें तो मैनहट्टन और लोम्बार्डी की भीड़ भी कुछ नहीं। फिर गरीबी और कम संसाधन भी एक बड़ी समस्या है। इन सब के बावजूद भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना से 44 मौतें हैं, जबकि अमेरिका में प्रति 10 लाख ये संख्या 550 है। ये 10 गुना अंतर है। कुछ चल रहा है और आप मौत के आंकड़ों को छुपा नहीं सकते हैं और ना ही उन अस्पतालों की संख्या छुपा सकते हैं जिन पर बहुत ज्यादा भार है। अगर अभी गिनती कम भी है तो भी इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भारत में कोरोना का असर अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन आप मौत के मामलों को 10 गुना कम नहीं कर रहे, नहीं तो आंकड़े बहुत अलग दिखने लगेंगे। कुछ तो है जो भारत में लोगों को बचा रहा है। बहुत हद तक यह हो सकता है कि इससे पहले जो अलग अलग तरह के कोरोना वायरस भारत में आए, उसके चलते क्रॉस रिएक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई है जो लोगों को बचा रही है। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक वजहें भी हो सकती हैं। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो और मृत्यु दर भारत से कम हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलीपींस उनमें से कुछ देश हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी उम्मीदों से परे दुनिया की रक्षा कर रही हैं। इथोपिया और नाइजीरिया में भी 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी पर मृत्यु दर कम है। पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जो यहां इन लोगों को बचा रहा है। इन सब के बावजूद हमें यह मानकर चलना होगा कि संक्रमण किसी को भी हो सकता है और कोई भी बहुत बीमार पड़ सकता है। ऐसे में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को मानना होगा जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। हम इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि मौतें कम हैं, लेकिन हम एहतियातों में कमी नहीं बरत सकते। Until we have a vaccine, because we can take comfort that deaths are lower, but we cannot relax on the precautions. बिल्कुल, हम एहतियात बरतने में कोई कमी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि वजह हमें भले ही ना पता हो, लेकिन भारत में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हमें मिली हुई है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में क्यों एक बार फिर से बढ़ रहे हैं मामले।
हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रचना कुचेरिया जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रचना, पहला सवाल ले लेते हैं। मोहित हैं, दिल्ली से अपना सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम मोहित है। मेरा एक सवाल ये है कि अनलॉक 4 में सभी मेट्रो खुलनी शुरू हो गई है, पर जिम क्यों नहीं खुल रहे? डॉक्टर रचना, बहुत लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनका रूटीन अपसेट है। देखिए, ये डिसीजन फाइनली तो गवर्नमेंट का ही है। आई थिंक थोड़ा पेशेंस और रखिए। एक तरह कुछ एसेंशियल, आई एम श्योर, मैं तो अपनी तरफ से अंदाज ही लगा सकती हूँ, क्योंकि एक सर्विस है कि एक चीज को एसेंशियल माना जाता है जिससे लोगों का लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है, मेट्रो से इधर उधर जाना। और जिम शायद वो सोचते हैं कि थोड़ा उससे लोअर कैटेगरी में आता है। हालांकि मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि एक्सरसाइज जरूरी नहीं है हेल्थ के लिए, मगर मेरे ख्याल में ये कुछ उनका शायद सोचना हो। और जिम्स में क्राउडिंग हो ही जाती है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मेरे ख्याल में वो भी नेक्स्ट राउंड में होगा, पर तब तक एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, उसकी तो अहमियत सबसे नंबर 1 है। बिल्कुल, तो घर पे ही एक्सरसाइज करते रहिए। आजकल बहुत यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, दूसरे सोशल मीडिया पर भी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। कपिल गुप्ता हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम कपिल गुप्ता है, दिल्ली से। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि अनलॉक 4.0 शुरू हो गया है, तो मेट्रो ट्रेन में सफर करना कितना सेफ है? डॉक्टर, ये एक चिंता सबकी है और इस पे हमने पहले भी दिखाया था कि किस तरह से दूसरे देशों में, हालांकि इतना खबर कोई नहीं आई, कोई क्लस्टर ट्रेस बैक नहीं हुआ था किसी भी सबवे में। आप क्या मानती हैं? तो मैं यही मानती हूँ कि धीरे धीरे देखिए, ये पैंडेमिक कहीं जा तो नहीं रहा है, एटलीस्ट कुछ समय तक, साल 1.5 साल, जब तक और साइंस कैचअप ना कर ले। तो हमें उसके साथ रहने की थोड़ी आदत और ट्रस्ट, और जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे कदम स्टेप बाय स्टेप लेने पड़ेंगे। तो ये मेट्रो भी एक उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। मेरे ख्याल गवर्नमेंट्स उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मिनिमल टचिंग माने बार कोडिंग, ये सब जरूर इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि जितनी सेफ्टी एज अ सोसाइटी और एज अ गवर्नमेंट वो हमें दे सके, वो जरूर आएगा, वो सारी पॉलिसीज आएंगी। और एज फार एज सिटीजन आर कंसर्न, आप लोग जो खुद ट्रैवल अगर करना चाहते हैं और करेंगे वर्क के लिए और चीजों के लिए, तो वही रूल्स अप्लाई रहेंगे। अपने मास्क पहन के रखने हैं हमेशा, हाथों को साफ रखना है, कम से कम टचिंग हो। और फिर देखते हैं कि जैसे जैसे ये खुलता है, क्या गाइडलाइंस निकल के आती है, कितने लोगों को एक समय में एंट्री अलाउड होगी। मेरा ये विश्वास है कि जरूर पहले से कम कहीं लोग एक बार में अलाउड होंगे कोचेस में। तो थोड़ा थोड़ा करके ही देखना पड़ेगा कि जैसे कि मार्केट्स भी अब खुलने लगे हैं, सब कुछ हुआ है, ये तो नहीं था आज से 3 महीना पहले। तो ट्रस्ट, सेफ्टी, साइंस के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, अगर हम अपना बिहेवियर बदल लेते हैं तो इसका बहुत असर इस बीमारी के फैलाव पर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने जैसा आपको कहा, बर्ताव बदलने का बहुत असर पड़ता है और कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में आज ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और शायद यही वजह है कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोजाना के मामलों में उछाल आया है। ये ग्राफ शुरुआत से लेकर अब तक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद नीचे आया था, लेकिन एक बार फिर से 50 दिन के बाद दिल्ली ने 2000 नए केसेस का, 24 घंटे में 2000 केसेस आने का ये जो मार्क है उसे क्रॉस कर लिया है और ये अच्छी बात नहीं है। 24 जून को हम 3900 के करीब मामले रिपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद मामले नीचे गिरने शुरू हो गए थे और अब एक बार फिर से 29 अगस्त को 2024 मामले सामने आए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दरअसल दिल्ली में अगर आप एक बार फिर से देखें तो पॉजिटिविटी रेट में भी बदलाव आया है। हम आपको अलग अलग वक्त के पॉजिटिविटी रेट दिखाएंगे, आज का, 10 दिन पहले का और 20 दिन पहले का। और अगर इसे आप देखें तो पॉजिटिविटी रेट, यानी कि 100 में से कितने लोगों के अंदर कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव पाया जाता है, ये भी बढ़ गया है और ये दिल्ली के लिए चिंता की बात है। ग्रोथ रेट को अगर हम देखते हैं तो वो भी बढ़ रहा है, यानी कि कितनी रफ्तार के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। और ये कहीं ना कहीं गिर गया था, आप देख सकते हैं 20 दिन पहले ये काफी गिर चुका था, लेकिन एक बार फिर से इसमें बढ़त देखी जा रही है, जिसके लिए हमें चिंता करनी पड़ेगी और अपने बर्ताव में बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे कि बता रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली के अंदर हम टेस्टिंग के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी एक भी इंसान ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिव हो और मिले ना।
इसको कर्व करने का सबसे अच्छा तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। तो दिल्ली सरकार बहुत बड़ा उस पर स्ट्रेस दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। कोई बात नहीं, अगर नंबर ज़्यादा भी आएगा तो उसकी चिंता नहीं है, ये ठीक हो जाएगा उसके बाद। डिस्पेंसरी में पहले 3 घंटे के लिए टेस्ट होते थे, अब 9 बजे से 2 बजे तक का टाइम कर दिया है। सभी डिस्पेंसरीज में 5 घंटे का टाइम कर दिया। सारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में भी टाइमिंग बढ़ा दिए गए हैं टेस्ट कराने के। कोई भी जा सकता है जिसको थोड़ा भी शक हो, और उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दिल्ली की सरकार की 265 डिस्पेंसरियाँ हैं, 35 हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 300 जगह हमने इसका इनाम किया हुआ, जो कि डेली बेसिस है। उसके अलावा कैंप लगते हैं, हमारी मोबाइल वैन से, वो एक्स्ट्रा। पर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँ, काफ़ी सारे लोगों ने ना मतलब मास्क लगाना बंद कर दिया है, तो उसको मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सरकार चालान भी करेगी। सभी डीएम्स को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने चालान अपने इलाके में बढ़ा रहे हैं, और पुलिस को भी अधिकार दिए गए चालान करने के। टीम्स ऑलरेडी तैनात की जा चुकी हैं, लगाई गई, काफी चालान किए जा रहे हैं। मास्क लगाने की सीख अब नेता भी लेने लग गए हैं। यही स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिन पहले तक नाक पर मास्क लगाते नहीं थे, लेकिन अब देखिए उन्होंने भी सही तरीके से मास्क लगाया। तो आप भी इस बात को गांठ बांध के रख लें कि अगर मास्क लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मास्क लगाएं और हाथ साफ करते रहें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।